हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग एग्रीकल्चरल फाइनेंस में आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस दो लेक्चर में याद होगा आपको, हम लोगों ने लॉट्स ऑफ टॉपिक को डिस्कस किए जो कि काफ़ी डिटेल में थे, है ना। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका RRB, दैट इज़ रीजनल रूरल बैंक। मैं छोटा सा रिकैप देता हूँ आपको कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बातें की थी नाबार्ड के बारे में, था ना। डिटेल में हम लोग ने जाके इसके बारे में डिस्कस किया था। इसके साथ हम लोगों ने बातें की थी नेशनलाइजेशन के बारे में। इसके बाद हम लोगों ने SHGS दैट इज़ सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बात किया था कि काम कैसे करता है, ठीक है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाके डेफिनेटली देखिएगा। बहुत कुछ आपको नया यहाँ पे देखने को मिलेगा। आज हम लोग जिस टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे वो है आपका RRB, दैट इज़ रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसको हिंदी में बोलते हैं। तो सबसे पहली बात, इंटरव्यू में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया ये बैंक को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर RRB को क्यों बनाया गया, ग्रामीण बैंक हमारे क्यों होते हैं। हाँ, ऑलरेडी आपको पता है कि आपके गांव के में देखेंगे तो बहुत सारे बैंक काम कर रहे होते हैं। जैसे वहाँ पे PNB होता है, वहाँ पे आपको SBI मिल जाएगा, वहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया मिल जाएगा, है ना। लॉट्स ऑफ बैंक जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो फिर इनको बनाने का आवश्यकता क्यों पड़ा। ऑलरेडी यहाँ पे इतने सारे बैंक वर्क कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट बैंक है वो भी वर्क कर रहे हैं। तो फिर ये ग्रामीण बैंक क्यों बना, इसका क्या लॉजिक है। तो आपको कहीं ना कहीं पता होगा, अगर थोड़ा बहुत आप सोच पा रहे होंगे तो आप सोचेंगे कि सर ये बैंक जो है वो कहीं ना कहीं अपनी बेनिफिट के लिए काम करते हैं। अच्छे जो बिजनेसमैन होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, उनको ये ईजिली लोन प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन ये बैंक जो है वो किसान के भलाई के लिए, जो गरीब है उनके लिए बनाया गया था। कहीं ना कहीं आप सही सोच रहे हो, लेकिन लॉजिक क्लियर आंसर अगर आपसे कोई एक्सपेक्ट करता है तो ये नहीं हो सकता। इसका आंसर ये है कि भैया आपको पता है कि ये सब जो बैंक हैं डेफिनेटली हमारे ग्रामीण एरिया में वर्क करते हैं, लेकिन इनकी जो पॉलिसीज़ होती है, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया में चल देखेंगे आपको PNB आपको ऑल ओवर इंडिया मिल जाएगा। बहुत सारा बैंक ऑफ इंडिया देखेंगे तो इंडिया में इसका ब्रांच है, इंडिया से बाहर भी इसकी ब्रांच है, ठीक है। SBI की बात करें, ये भी इंडिया में है, इंडिया के बाहर भी इसकी ब्रांचेज हैं। मतलब अगर ये इनके साथ मजबूरी ये हो जाती है कि अगर ये कोई पॉलिसी बनाता है ना, तो ये पॉलिसीज़ पूरे इंडिया को देख के बनाता है। मतलब पूरा का पूरा इंडिया को ये कवर करके ही पॉलिसी बनाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक एरिया को देख के ये पॉलिसीज़ बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये पूरा का पूरा जो हमारा इंडिया है, जब ये को पॉलिसी बनाएंगे तो ये पूरे के पूरे इंडिया को लेके पॉलिसी बनाएंगे, जिसके डिमेरिट ये होते हैं कि बहुत सारे किसान को फ़ायदा भी होता है, लेकिन बहुत सारे किसान को यहाँ से नुकसान भी हो जाता है, ठीक है। मान के चलिए कि ये कोई पॉलिसी बनाया गेहूं को लेके। अब बहुत सारे ऐसे जगह पे हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे गेहूं कम लगता है, वहाँ पे पेड़ी ज़्यादा होता है, तो उनके लिए तो नुकसान हो गया ना, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हमारे लिए एक बैंक खोला गया, दैट इज़ रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब ये जो बैंक होती है वो उस एरिया में स्पेसिफिक काम करते हैं। मतलब कि मान के चलिए कोई डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब इस डिस्ट्रिक्ट में ये बैंक जो है वो खुल गए, तो अब ये जो RRB है जो इस डिस्ट्रिक्ट में है, वो केवल इस डिस्ट्रिक्ट को लेके अपना योजना बनाएगा, अपना जो है वो काम करेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो बैंक होती है वो स्पेसिफिक इस एरिया को टारगेट करके बनाया गया, ठीक है। तो ये था हमारा दैट इज़ रीजनल रूरल बैंक, और ये हमारी ज़रूरत पड़ी कि हमें इस बैंक को बनाने की आवश्यकता पड़ा, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि भैया ये सारे बैंक के होने के बावजूद आखिर हमें क्या ज़रूरत पड़ा कि हमने फिर ये ग्रामीण बैंक को बनाया, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया आपको, क्योंकि इनकी पॉलिसीज़, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इन ये बैंक की पॉलिसीज़ पूरे इंडिया में लागू होते हैं। मतलब ये जब भी पॉलिसी बनाएंगे तो पूरे इंडिया को देख के बनाएंगे। लेकिन अब ये भी जो बैंक है वो उस स्पेसिफिक एरिया में काम करेंगे, उस स्पेसिफिक एरिया को देख के अपना पॉलिसीज़ बनाएंगे। तो यहाँ के जो किसान है वो इनको यहाँ पे मदद मिल जाएगा, जो दूसरे एरिया में है वहाँ के जो ग्रामीण बैंक हैं वो उनको देख के पॉलिसी बनाएंगे, तो उसके लिए हेल्प हो जाएगा। चलो फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमें RRB बनाने की आवश्यकता पड़ी, और जबकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे बैंक थे। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इसका फुल फॉर्म आपको पता है, RRB का फुल फॉर्म रीजनल रूरल बैंक होता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है, ठीक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर से क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया बताओ RRB का एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है आपका 2 अक्टूबर 1975, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा था एग्जाम के अंदर, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे याद ये रखनी है कि आप किसी भी बैंक की बात कर लीजिए, आप चाहे नाबार्ड की बात कर लीजिए, ठीक है। नाबार्ड का जो एक्ट है
ठीक है, वो पास हुआ था 1981 के अंदर और ये बैंक हमारा इस्टेब्लिश होता है 1982 के अंदर। इसी तरीके से आप आरबीआई की बात कर लीजिए, 1934 के अंदर इसके एक्ट पास होते हैं और 1935 में हमारा ये इस्टेब्लिश होता है। तो इस चीज़ से आप एक चीज़ अनुमान लगा पा रहे होंगे कि भैया सबसे पहले एक्ट पास होता है, उसके बाद हमारा वो ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, लेकिन आरआरबी के केस में तो था वो उल्टा था भाई। ये 1975 में इस्टेब्लिश हो गया था, लेकिन इसका एक्ट की अगर बात करें, पूछा जाता है कि आरआरबी का एक्ट कब पास हुआ था, तो 1976 में पास हुआ था। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखिए, यहाँ पे आपको उल्टा दिखाई पड़ रहा होगा भैया, यहाँ एक्ट बाद में आया लेकिन संस्था हमारा इस्टेब्लिश पहले हो चुका था। ठीक है, ऐसा क्यों? एक बार आपके यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो इसका आंसर ये है कि जब ये बात चल रही थी आरआरबी को खोलने का, तो उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट थे इंदिरा गांधी। ठीक है, और जब भी कोई प्रोजेक्ट को एज अ ट्रायल पर्पस ले चलाया जाता है, तो उस प्रोजेक्ट को हम बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, उस प्रोजेक्ट क्या बोलते हैं हम लोग? उस प्रोजेक्ट को हम लोग बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जो थी ना, वो मोस्टली ये ट्रायल कर रही थी कि ये जो बैंक है उसको पहले खोल के देखते हैं, पहले इनको इस्टेब्लिश कर देते हैं। अगर ये बैंक हमारा सक्सेसफुल रहा तो उसके बाद इसका हम कानून पास करेंगे, इनका हम एक्ट पास करेंगे। ठीक है, तो इसलिए 1975 में इसको खोला गया था एज अ ट्रायल पर्पस, लेकिन ये हुआ सक्सेसफुल, तो फिर बाद में 1976 में इनके एक्ट जो है वो पास कर दिए गए। तो भूलिएगा नहीं, इस्टेब्लिश 1975 और इसका एक्ट कब पास हुआ था? 1976। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब दूसरी बात जो यहाँ पे आपको याद रखनी है कि कौन सी ऐसी कमेटी थी जो इस बैंक को रिकमेंड की थी कि भैया इस बैंक को खोलना चाहिए। तो याद रखिएगा, नरसिम्हम कमेटी जो थी, नरसिम्हम कमेटी जो थी वो इसको रिकमेंड की थी। पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा कि फर्स्ट आरआरबी कौन था, पहला आरआरबी बैंक कौन था? तो पहला आरआरबी बैंक जो था वो प्रथमा बैंक था। कौन था? प्रथमा बैंक। ठीक है, याद रहेगा, प्रथमा बैंक जो था वो पहला आरआरबी बैंक था और इसको स्पॉन्सर कर रहा था सिंडिकेट बैंक। अब ये बैंक नहीं रहा, अब ये मर्ज हो चुका है, लेकिन उस टाइम पे ये स्पॉन्सर कौन कर रहा था इसको? सिंडिकेट बैंक। अब बहुत लोगों को पता नहीं होगा स्पॉन्सर का मतलब क्या है। आप आईपीएल देखते होंगे, ठीक है, डेफिनेटली आप आईपीएल देखते होंगे, और जब आप आईपीएल देखते हैं तो आपको पता है कि बहुत सारी कंपनियां जो होती है वो इसको मतलब स्पॉन्सर करती है। जैसे आपने देखा होगा वीवो आईपीएल, है ना, टाटा आईपीएल। तो ये क्या करता है, टाटा जो है वो उसको स्पॉन्सर करता है आईपीएल कराने का, और इस दौरान पूरे के जो पूरे एडवर्टाइज हैं वो टाटा के चलते हैं, है ना, वीवो के चलते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा जो प्रथमा बैंक था, जो पहला बैंक था, उसको कौन स्पॉन्सर कर रहा था? सिंडिकेट बैंक। ठीक, यहाँ तक याद रहेगा आपको। चलिए, बाद में हुआ क्या कि रिसेंट में एक चेंजेस हुआ। देखिए, ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, रिसेंट में क्या चेंजेस हुआ कि अब ये प्रथमा बैंक भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब दो बैंक थे, एक था आपका दैट इज सर्व यूपी ग्रामीण बैंक। ठीक है, सर्व यूपी ग्रामीण बैंक, और एक बैंक था दैट इज प्रथमा बैंक, जो ये रहा था, ये था ना वो प्रथमा बैंक। अब हुआ क्या कि ये दो बैंक को मर्ज कर दिया गया, सर्व यूपी ग्रामीण बैंक और प्रथमा बैंक जो है वो मर्ज कर दिए गए, और मर्ज करने के बाद जो बन के आया वो था प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यहाँ से प्रथमा आ गया, यहाँ से यूपी आ गया, और दोनों मिला के एक बैंक बन गया। और फिर क्वेश्चन ये पूछता है कि इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा था? इसको फिर पंजाब नेशनल बैंक जो है वो इसको स्पॉन्सर कर रहा था। ठीक है, समझ में आ गया इतनी बातें? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, याद हो गया चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब ये बैंक हमारा स्टार्ट हुआ था तो इसका ऑथोराइज कैपिटल कितना था? ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, देखेंगे तो ऑथोराइज कैपिटल कितना था? तो याद रखिएगा, जब आरआरबी हमारा एस्टैब्लिश हुआ था उस टाइम इसका ऑथोराइज कैपिटल था 5 करोड़। ठीक, याद रहेगा, मैंने बता ही दिया आपको कि यहाँ पे जो है वो एक्ट 1976 में पास हुआ था। इसके बाद याद रखिएगा कि कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे हमारा ये आरआरबी जो है वो नहीं है, ये वहाँ पे मतलब काम ही नहीं करते, वहाँ पे ये बैंक है ही नहीं। तो क्या बता सकते वो दो स्टेट कौन कौन से हैं? तो एक याद रखिएगा, गोवा एंड सिक्किम, ये दो ऐसे स्टेट है जहाँ पे आपको ये बैंक दिखाई नहीं पड़ेंगे।
ठीक है, कई बार एग्जाम पूछा गया है कि भैया कौन दो ऐसा स्टेट है जहाँ पे ये बैंक हमारे काम नहीं करते हैं, इनके लॉजिक काम नहीं करते हैं, तो वो है आपका है गोवा और सिक्किम। गोवा में देखिए, क्योंकि गोवा में मिट्टी उतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, खेती लायक उतना ज़मीन है नहीं, तो यहाँ इसकी ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरी बात, सिक्किम के पास जब ये मतलब सिक्किम जो है वो बहुत सारे यहाँ पे आपके देखेंगे संविधान लागू नहीं होते, क्योंकि सिक्किम जो है वहाँ पे एक बैंक काम करते हैं, दैट इज़ स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम। तो ये बैंक जो है वो पूरा का पूरा अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट करती है। ठीक है, तो वहाँ इसलिए वहाँ पे जो है वो आरआरबी हमारा काम नहीं करता है, वहाँ पे ये बैंक है ही नहीं। ठीक, इज इट क्लियर? अब एक और लॉजिक बात समझिए कि जो आपके बैंक होते हैं ना, जो आरआरबी हैं, उसमें 50% जो शेयर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। कई बार एग्जाम पूछा गया है ये डेटा, सुन समझ लीजिए। जो आपके आरआरबीज होते हैं, जो आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, उसमें 50% कैपिटल जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। इसके बाद उसमें 50%, उसके बाद 15% जो होता है ना वो आपका स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और फिर आपका 35% जो होता है वो स्पॉन्सर बैंक का होता है। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि भैया जो आपका आरआरबी है, जो आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उस बैंक के अंदर जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो हमारा उसमें कैपिटल है, उसमें आपका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 15% स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और 35% जो स्पॉन्सर बैंक होते हैं उनका होता है। तो ये डेटा आप भूलिएगा नहीं, 50, 15 और 35। ठीक है, ये आप पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, याद रखिएगा इसको। ठीक है, एट करेंट हम बात करें कि भैया अभी रिसेंट में हमारे पास कितने आरआरबी हैं, तो याद रखिएगा 43 आरआरबी अभी जो है करंट में है, लेकिन गवर्नमेंट का प्लान है इसको भी और मर्जिंग यहाँ पे होगा, और मर्ज करके टोटल 35 केवल हम आरआरबी रखेंगे। लेकिन एट करेंट अभी मर्जिंग हुआ नहीं है, लेकिन एट करेंट हमारे पास 43 आरआरबी हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? आरआरबी से आपको सारे डाउट क्लियर हो गए? चलिए, ये सारा जितना बताया मैंने आपको, सारा एग्जाम का क्वेश्चन है। आप देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिल जाएगा क्वेश्चन बहुत सारे। ठीक है, इसको मैं करता हूँ अब इरेज। ठीक है, और थोड़ा सा हम बात करेंगे आरबीआई के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लेता है, लेकिन हमारे सिलेबस में इसको पढ़ना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, आरबी समझ में आ गया आपको? चलिए, अब डालिए हेडिंग आरबीआई। ठीक है, आपको पता है बैंकों का बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा इसके पास बहुत सारे काम हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम करता है। इसके अलावा देखेंगे तो करेंसी को इशू करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को ये देखता है ना, मतलब लॉट्स ऑफ इसके पास एक्टिविटीज़ हैं करने को। ठीक है, सारे बैंक को हैंडल ये करता है। ठीक है, अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर, जो एमसीक्यू बन के आता है कि कौन सी ऐसी कमेटी थी जिसके तहत ये आरबीआई को बनाया गया, तो कमेटी था आपका हिल्टन। ठीक है, हिल्टन यंग कमेटी। ठीक है, भूलिएगा नहीं, हिल्टन यंग कमेटी जो था, इसके रिकमेंड पे हमारा आरबीआई जो है वो इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, इसका एक्ट मैंने बताया आपको कि आरबीआई का एक्ट जो है वो 1934 में पास होता है, और ये बैंक हमारा इस्टेब्लिश कब होता है? 1935 को। 34 में इसका एक्ट पास हुआ, 35 में हमारा बैंक इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, इनिशियल कैपिटल इसका कितना था? जब ये बैंक हमारा स्टार्ट हुआ था उस टाइम इसका इनिशियल कैपिटल कितना था? तो याद रखिएगा, उस टाइम इसका इनिशियल था जो कैपिटल वो 5 करोड़ था। और जब ये बैंक बन रहा था तो आपको जैसे पता है कि मतलब अगर हिस्ट्री पढ़ोगे, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये बैंक भी हमारे पहले जो था वो गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट बैंक था। तो इसमें जो पैसे लगाए थे स्टार्टिंग में 5 करोड़, वो जो बड़े बिजनेसमैन थे उन्होंने मिल के लगाए थे। ठीक है, याद रहेगा। अब इसके हेड क्वार्टर को लेकर क्वेश्चन आता है कई बार, तो आपको पता है कि जो आरबीआई का फर्स्ट हेड क्वार्टर था वो कहाँ पे था? कोलकाता के अंदर। ठीक है, आरबीआई का फर्स्ट हेड क्वार्टर कहाँ पे था? कोलकाता के अंदर, जो बाद में बदल के 1937 में इनको बदल के कहाँ भेज दिया गया? मुंबई। तो है ना, अभी कहाँ पे इसका हेड क्वार्टर? मुंबई के अंदर है। तो भूलिएगा नहीं, पहली पूछेगा कि पहला हेडक्वार्टर कहाँ पे था? कोलकाता के अंदर। 1937 में इसको कहाँ भेज दिया गया? मुंबई भेज दिया गया। ठीक है, चलिए, अब कई बार इनके गवर्नर से क्वेश्चन आता है। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? बताइए, किसी को याद होगा तो। फर्स्ट गवर्नर कौन है आरबीआई के? वो थे आपके सर ऑसबोर्ने स्मिथ। ये आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे, जो कि विदेशी थे, है ना, अंग्रेज थे। सेकेंड गवर्नर बताइए, ये तो फर्स्ट हो गए, है ना। सेकेंड बताइए, सेकेंड कौन थे? सेकेंड जो थे आपके,
वो थे जेम्स टेलर। ये आपके सेकेंड गवर्नर हो गए आरबीआई के। ठीक है, थर्ड कौन थे भाई बताओ? थर्ड थे आपके सीडी देशमुख। सीडी देशमुख ये थर्ड गवर्नर हो गए। अब कई बार ध्यान सुनिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर जो कि अंग्रेज था, तो वो आंसर जाएगा सर और है ना ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन पूछेगा कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था आरबीआई का, तो वो हो जाएगा आपका सीडी देशमुख। और ये थर्ड हमारा, अगर सीक्वेंस वाइज देखेंगे थर्ड और इंडिया के पहले थे। ठीक है, तो इतनी बातें केवल आपको याद रखनी है आरबीआई के बारे में, और इतना मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने लॉट्स ऑफ टॉपिक कवर किए, है ना, टिल देन। अब इसके बाद कुछ छोटे मोटे टॉपिक रह गए होंगे, आप हमारे जो प्लेलिस्ट है वहाँ से कर सकते हो। मेजर टॉपिक हम लोगों ने खत्म कर दिए। तो यहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर फाइनेंस भी एंड होता है। हमने लॉट्स ऑफ टॉपिक आपको ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।